Hello everyone and welcome to a series on Indian polity by M. लक्ष्मीकांत। इस सीरीज में हम इस बुक के हर चैप्टर को कम से कम टाइम में मोस्ट डिटेल्ड वे में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 to 4 के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, राइट? अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक एंड यू कैन सी दोज वीडियोस, बिकॉज हर वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच में है, बट दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू विल फाइंड दोज वीडियोस यूजफुल। एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सो सबसे पहली चीज, दिस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इट इज गिवन फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। सो आर्टिकल 1 to 4 में इंडिया की यूनियन और उनकी उसकी टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। सो सबसे पहली चीज, आर्टिकल 1 में इंडिया का नाम क्या दे रखा है, हमारी कंट्री का नाम क्या है, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 1। सो आर्टिकल 1 में हमारी कंट्री का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। ओके, ये है हमारी कंट्री का नाम। ओके, सो ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ भारत, बट इंडिया, दैट इज भारत। ऐसा क्यों? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वहां जब डिबेट्स चल रहे थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे हमें नाम इंडिया रखना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे भारत। तो अगेन दोनों की बात रखने के लिए वी केप्ट द नेम ऑफ आवर कंट्री एज इंडिया, दैट इज भारत, अंडर आर्टिकल 1। इसके साथ साथ आर्टिकल 1 ऑल्सो डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। दैट मीन्स आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ओके, इट इज नॉट जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेडरल सेटअप बनाया है, बट उसके बाद भी इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है आर्टिकल 1 में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज इंडिया की जो फेडरेशन है ये अमेरिका जैसी फेडरेशन नहीं है। अमेरिका की फेडरेशन क्या थी? अमेरिका की फेडरेशन में डिफरेंट स्टेट्स मिलके बहुत सारे स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स है, और उन सब ने मिलके अमेरिका बनाया। सो स्टेट्स ने मिलके अमेरिका बनाया। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है कि स्टेट्स ने मिलके इंडिया बनाया। नो, इंडिया के केस में इंडिया एक यूनियन थी जिसमें अलग अलग स्टेट्स बनाए गए हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ओके, सो इंडिया एक इंटीग्रल एंटिटी है, उसके अंदर स्टेट्स एक सब्सिडियरी एंटिटी है, राइट? नेक्स्ट, इसका एक और सिग्निफिकेंस है कि जब हम यूनियन कहते हैं इंडिया को, इसका मतलब स्टेट्स के पास इंडियन यूनियन छोड़ने का कोई राइट नहीं है। दे हैव नो राइट टू लीव द इंडियन यूनियन। ओके, एंड नेक्स्ट, इट ऑल्सो सिग्निफाइज that our union is indestructible. That means our union cannot be destroyed. Okay, again I would emphasize that India is an integral whole, और जो states create किए गए थे that were for the administrative convenience। तभी आप देखेंगे टाइम एंड अगेन नए नए states बनते रहते हैं। अगेन आप आगे देखेंगे कब कब कितने states बने, राइट? नाउ दूसरी चीज हमें देखनी है अब कि कितने टाइप की टेरिटरी है इंडिया की। तो सबसे पहली तो चीज हो जाती है दैट इज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। ओके, दूसरी टाइप की हो जाती है यूनियन की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जो आप बड़ा सुनते हैं यूटीज। सो बेसिकली जो टेरिटरीज ऑफ स्टेट हैं, इनके लिए जो सेटअप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में इनके लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सेटअप दे रखा है। ओके, वो फॉलो होता है, राइट? और यूनियन टेरिटरीज में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडर होती है। ओके, दैट्स द की डिफरेंस, राइट? एंड तीसरी है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। मतलब आगे जाके फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है थ्रू वेरियस मीन्स, थ्रू वॉर, थ्रू डिप्लोमेसी और थ्रू किसी भी मीन्स के थ्रू या कोई दूसरी कोई स्टेट इंडिया को ज्वाइन करना चाहे, सो जो ऐसी टेरिटरीज हैं वो भी इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड अगला चीज आपको देखना है फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बताता है हर स्टेट का नेम और यूनियन टेरिटरी का नेम और उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, दैट इज डिफाइंड इन। सो फर्स्ट शेड्यूल में क्या डिफाइंड है? नाम, वन थिंग इज नेम ऑफ द स्टेट्स एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। ये दो चीजें बताई गई हैं। ऑल्सो अगर एट प्रेजेंट, ये बड़ा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं रिसेंटली। तो एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिए दैट इट कैन रीऑर्गेनाइज दी स्टेट्स। ओके, जो करंट स्टेट्स हैं उनको कभी भी रीऑर्गेनाइज कर सकता है। तो ये पावर्स हम देखते हैं पार्लियामेंट की क्या है। सबसे पहली है आर्टिकल 2 के अंदर पावर दैट इट कैन एडमिट न्यू स्टेट्स इन द यूनियन। मान लीजिए कल को कोई, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है बाहर का, मान लीजिए नेपाल ले लीजिए, अगर वो इंडियन यूनियन में आना चाहता है, सो
पार्लियामेंट के पास पावर है टू एडमिट इट इनटू द इंडियन यूनियन। सिमिलरली टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, मान लीजिए कल को इंडिया कुछ टेरिटरी कैप्चर करती है, ओके, या डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया को कोई टेरिटरी मिलती है और उसमें इंडिया को एक नया स्टेट बनाना है, तो वो इस पावर्स के अंडर होगा। नाउ नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 3। सो आर्टिकल 3 बताता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, उनका उनको मिलाना, उनमें चेंजेस करने के लिए कुछ भी चाहिए होगा, तो वो पार्लियामेंट आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर दे रखी कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कुछ भी चेंजेस करने के, जैसे एक नया स्टेट बना सकता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट्स पार्लियामेंट, ओके। पार्लियामेंट कुड इंक्रीज एंड डिक्रीज द एरिया ऑफ, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा घटा सकता है, नाम बदल सकता है और बाउंड्रीज भी बदल सकता है किसी भी स्टेट की, ओके। एंड इसके लिए प्रोसीजर क्या है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो नाउ पहली चीज तो इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, इसके लिए बिल पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है बिकॉज पार्लियामेंट को ही पावर मिली। दूसरा, इसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, ओके। एंड तीसरा, बिफोर इंट्रोडक्शन प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज टू गिव इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर को भी देना पड़ेगा ये बिल फॉर इट्स व्यूज। हालांकि स्टेट लेजिस्लेचर की व्यूज मानना ना मानना इज इट इज नॉट मैंडेटरी टू एक्सेप्ट द स्टेट लेजिस्लेचर्स व्यू। मान लीजिए कोई नया स्टेट क्रिएट करने का बिल आया एंड प्रेसिडेंट रेफर्स इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर कहता है कि नहीं, वी डोंट वांट टू, या कोई नया स्टेट या कोई नया बाउंड्री चेंज करने का, राइट, और स्टेट लेजिस्लेचर बोलता है कि नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट इट, ओके। तो इट इज नॉट मैंडेटरी अपॉन द parliament to accept it, okay. Parliament can still go through and change the boundaries of that state. Next है under article 4 it says, it is important, under article 4 it says that laws made under article 2 and 3, देखिए laws जो 2 और 3 के अंदर बनाए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। कैसे? ये कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस लाते हैं, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि नया स्टेट बना कुछ आया तो वो फर्स्ट शेड्यूल में ऐड होगा, सो अगेन फर्स्ट शेड्यूल में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। बट दीज आर नॉट द अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368, तो बट दे विल नॉट बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। तो ये जो अमेंडमेंट्स ऑल्सो यू शुड नोट कि ये जो लॉज पास होते हैं आर्टिकल 2 और 3 के लिए, ये होते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, ओके, सिंपल मेजोरिटी, ऑलराइट, दे आर पास थ्रू सिंपल मेजोरिटी। नाउ and also one more thing that you should note, that under article 3 Indian territory cannot be ceded। अगर territory cede करनी है किसी को, अगर हमारी कंट्री को, then it would require a constitutional amendment, right। and ये हम देखते हैं यहीं, for instance अभी 2015 में 100th constitutional amendment आया था for exchange of territories with Bangladesh। बेसिकली कुछ एनक्लेव्स थे, एडवर्स पोजीशन थे, और कई जगह बॉर्डर्स प्रॉपर्ली डिमार्केटेड नहीं थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इन तीनों इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स और एडवर्स पोजीशन और प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर, टेरिटरीज कुछ इंडिया को देनी पड़ती और कुछ इंडिया को मिलती भी, तो उसके लिए ही इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा। और ये क्यों ऐसा डिस्प्यूट आया था, तो अगेन ये प्रीलिम्स के लिए आप याद रखिए कि जो रेडक्लिफ अवार्ड था, that was given to define the border between India and East Pakistan, okay। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की बॉर्डर किस अवार्ड के बेसिस पे बेस्ड थी? फ्रॉम हिस्ट्री आप याद रख सकते हो उसको, रेडक्लिफ अवार्ड। बट इस रेडक्लिफ अवार्ड के ऊपर कुछ डिस्प्यूट्स थे, सो दैट्स वाई ये थे। अल्टीमेटली अब जाके 2015 में जाके थ्रू 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट दे हैव बीन रिजॉल्व्ड। नेक्स्ट इज लेट्स सी इवोल्यूशन ऑफ आवर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो सबसे पहले 1947 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो इट प्रोवाइडेड 2 इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियन, एक इंडिया एक पाकिस्तान, और स्टेट्स जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे इंडिया की उसमें, वो तो सारे इंडिया के उसमें आ ही गए, बट प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो ऐसे में क्या हो, जो इंडियन टेरिटरी के अंदर 552 में से 549 ज्वाइंड आफ्टर आउट ऑफ 552 स्टेट्स, ओके। 552 प्रिंसली स्टेट्स इंडियन टेरिटरी के अंदर थे, उसमें से 549 ज्वाइन कर गए थे। 3 बचे थे हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, ओके। सो अगेन हैदराबाद को पॉलिसी एक्शन के थ्रू लिया गया, कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, और जूनागढ़ को रेफरेंडम, ओके, रेफरेंडम के थ्रू ले लिया गया था, ओके। फिर जब अब इनको ले लिया गया तो इनको क्लासिफाई करके 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया पार्ट A, B, C, D में। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया,
राइट. इनफैक्ट ये क्लासिफिकेशन अब तो अबॉलिश कर चुके हैं, राइट. सो फिर 1949 में अब जब इतने सारे स्टेट्स थे तो उनको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ रही थी, राइट. कई जगह से डिमांड आ रही थी कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाइए. तो इसी चीज को रीऑर्गेनाइजेशन के लिए देखा, एक जेवीपी कमिटी बनाई. ओके, जेवीपी कमिटी, एंड इट रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, राइट. बट फिर भी डिस्पाइट जेवीपी कमिटी रिजेक्टिंग लैंग्वेज एज लैंग्वेज एज बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फिर भी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया का कब क्रिएट हुआ? आंध्र प्रदेश इन 1953. ओके, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड इन 1953. और क्यों क्रिएट किया गया? बिकॉज बहुत ही बड़ा एजिटेशन चल रहा था, एंड श्रीमल देयर वाज वन ऑफ द फेमस एजिटेटर्स who agitated for it, and unfortunately he was on fast unto that, and he died in it. So ultimately that led to major political pressure over the government to create the first linguistic state Andhra Pradesh, right. Next था कि 1955 में फजल अली कमिटी रिपोर्ट आई टू फर्दर रीऑर्गेनाइज. अब एक तो बन गया बट अभी भी बचे हुए थे बाकी के लिए रीऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए आई थी फजल अली कमिटी रिपोर्ट. एंड अगेन प्लीज ये थोड़ा मेंस के लिए आप याद रखिए, यहाँ पर कई बार रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे क्वेश्चन आता है, तो किस बेसिस पे किया गया था, दैट यू शुड कीप इन माइंड. सो इट सेड कि क्या फैक्टर्स रखने चाहिए दिमाग में फॉर रीऑर्गेनाइजेशन. इट सेड फैक्टर्स शुड बी सिक्योरिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए. दूसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी देखनी चाहिए. ओके. तीसरा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस देखना चाहिए. एंड लास्टली, वेलफेयर ऑफ पीपल. ये सारे फैक्टर्स रीऑर्गेनाइजेशन करते वक्त हमें ध्यान में रखने चाहिए. अल्टीमेटली इसी के बेसिस पे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जिससे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी और नवंबर 1 1956 में. उसके बाद बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आते गए, नए नए स्टेट्स बनते गए, नए नए यूटीज बनते गए. कुछ रीसेंट वंस जो हैं, कुछ रीसेंट स्टेट्स और यूटीज के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ. तो 2000 में सबसे पहले 3 बने थे, 3 स्टेट्स बने थे नए. वन वॉज छत्तीसगढ़, इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट. वन वॉज उत्तराखंड, इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड वन वॉज झारखंड, इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार. 2014 में तेलंगाना वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश. 2019 में यू ऑल मस्ट बी नोइंग, राइट, दैट 2 यूटीज क्रिएट करे थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, एंड जो फ्रॉम फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको 2 यूटीज में बना दिया गया था, एक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ओके. एंड नेक्स्ट बेसिकली लद्दाख में ले, कारगिल एंड लद्दाख, ये 3 मिला के एक बन गए थे, और बाकी सारे जो बचे हुए थे वो जम्मू एंड कश्मीर के यूटी में गए थे, राइट. एंड लास्टली ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो दमन और दीव है, यूटी ऑफ दमन एंड दीव एंड यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली हैव बीन मर्ज्ड, राइट. दीज 2 यूटीज हैव बीन मर्ज्ड. दैट्स व्हाई अब हमारे पास 9 की जगह 8 यूटीज हैं, राइट. एज यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज. ओके. सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. I hope you found it useful, right? And please like and subscribe to get more such sessions. And again, see you. Thank you very much, and see you again next time.